इस बैच के अंदर हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितने कम टाइम में हो सकता है। आइडियल टारगेट बनाते हैं 2 महीने का। जब 2 महीने का टारगेट बनाएंगे तो 2.5 महीना, 2.25 महीना लग जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स सब कर चुके हैं, बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे होते हैं अगर उन्होंने इंक्रीज नहीं किया होता टाइम। बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और आपके एंट्रेंसेस में भी 30-40% इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मींस जेई मेंस और नीट में कहा जाता है अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है और मैकेनिक्स आती है तो आप एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो स्कोर करने की नहीं है कि आपकी रैंक कितनी अच्छी होगी। तो यहां जिस तरह से मैं कराऊंगा, मैं आपका बोर्ड्स कवर करते हुए चलूंगा, क्योंकि बेसिकली बोर्ड्स के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ही लेवल का डिफरेंस होता है। तो जो कुछ भी बोर्ड्स में आता है वो सब यहाँ कवर होगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के कुछ बचेगा। नीट और जेई मेंस ये पूरा मैं कवर करता हुआ चलूंगा। इसके बाद एक चीज और है इसमें, डेरिवेशंस। जैसे कुछ बच्चों का आया था कि आप डेरिवेशंस कराएंगे नहीं कराएंगे। मैं डेरिवेशंस कराऊंगा, वो डेरिवेशंस जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स करने के लिए। कुछ अननेसेसरी डेरिवेशंस होती हैं जिन्हें आप न्यूमेरिकल्स में कभी यूज नहीं करेंगे। मैं वो डेरिवेशंस यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ वो डेरिवेशन डिस्कस करूंगा जिसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। जो अननेसेसरी डेरिवेशंस हैं बोर्ड्स में आ सकती हैं, वो रिकॉर्डिंग्स हैं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर आपको सब मिल जाएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बनवा रहा हूं इनसे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का एक सिंगल प्लेलिस्ट, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी। वहां आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी डेरिवेशंस के लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। दिस इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपका चार्ज मोशन में, चार्ज इन मोशन। जब चार्ज आपका मूव करना शुरू कर देगा तो आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाएगा, चार्ज इन मोशन। चार्ज मोशन में होगा उसे आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ना मैं फिर से फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, दो पार्ट्स में। एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो पोर्शन जिसमें चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा वो पोर्शन होगा जिसमें चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है। जब चार्ज एक्सिलरेट करेगा तो ये आपका दूसरा पोर्शन हो जाएगा। एक चीज और है, मैं अब चीजों को ना इंटरलिंक करता हुआ चलूंगा। 12 सब पास जो मान के चलता हूं मैं, एग्जाम हो जाता तो सारे पास हो गए होते, और बाकी कई बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 12 पास की हुई। आपको एक बार टॉपिक आता है तो हम चीजों को रिलेट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट इज मैं ग्रेविटेशन से मैप कर सकता हूं, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कराऊंगा और उसके फौरन बाद इसे ग्रेविटेशन से मैप कर दूंगा, तो आपका ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में ही मैं मैग्नेटिज्म इंक्लूड कर दूंगा। जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हो एज इट इज मैग्नेटिज्म से मैप होता है, तो उसे हम मैग्नेटिज्म में इंक्लूड कर देंगे। तो ये समझिए आप अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स की काफी चीजें आप मर्ज करके पढ़ोगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे अलग अलग, ये नहीं, रिवाइज करने का यही अच्छा तरीका होता है। तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ना। सो हम अच्छा, अब यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये मेजर टॉपिक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहां से हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए आपको जरा चार्ज के बेसिक्स पता होने चाहिए। आप चाहें तो नोट कर लें, 1 मिनट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए पहली क्लास है, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। एक दो क्लासेस के बाद मैं स्पीड पर आ जाऊंगा। पहली क्लासेस में मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, एक दो क्लासेस के बाद मैं स्पीड पर आ जाऊंगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस वो प्रॉपर्टी जिसे आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, स्पिन, जो आप क्वांटम स्पिन जो पढ़ते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ऐसी चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसे आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। चार्ज की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज कूलम। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है, दैट इज स्टैट कूलम। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ये लेक्चर्स उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चा अभी 11th में। एक मिनट रुकिएगा बस, इसको लिखिए। सो सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। लेकिन आपका पूरा सिलेबस एसआई में आप कभी भी सीजीएस यूज नहीं करेंगे, तो स्टैट कूलम की टेंशन नहीं लेनी। स्टैट कूलम की जगह इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, ईएसयू। तो आप कभी भी सीजीएस में नहीं करोगे, हमेशा आप एसआई यूनिट के अंदर चीजों को स्टडी करेंगे। इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। पहली जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बॉडी पे जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, उसे आप ऐड करेंगे। मीन्स अगर आपने एक बॉडी ले ली और आप इस पर कहते हैं इसमें +2 कूलम का चार्ज भी है, इसमें +3 कूलम का चार्ज भी है, इसमें -1 कूलम का चार्ज भी है, जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी 4 कूलम। जब भी आप चार्ज ऐड करेंगे, प्रॉपर साइन के साथ ऐड करेंगे। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी है, दैट इज इनवेरियंस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये आपके चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी हो। इनवेरियंस मींस चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। देखो, ज्यादातर क्वांटिटी स्पीड के साथ चेंज हो जाती है, मास स्पीड के साथ चेंज होगा। जब बॉडी मूव करती है तो मास बढ़ जाता है। लेंथ स्पीड के साथ चेंज होगी, जब बॉडी मूव करती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। टाइम स्पीड के साथ चेंज होता है, स्लो हो जाता है। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट रहता है, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। Invariance of charge means charge is independent of speed. चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करेगा, दैट इज नोन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट चीज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैं डायरेक्टली मैप करूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स से। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा बीटा डीके एंड अल्फा डीके। अल्फा डीके और बीटा डीके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैप होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। न चार्ज क्रिएट होगा, ना डिस्ट्रॉय होगा। इसे आप कहेंगे दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब इस कंजर्वेशन में देखो किस किस तरह के रिएक्शंस में चार्ज कंजर्व रहता है। आपने कितनी तरह के रिएक्शंस पढ़े होंगे? देखिए, आपने पढ़ा होगा आपका केमिकल रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा पार्टिकल रिएक्शंस। इन सारे रिएक्शंस में चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज ना क्रिएट हो पाता है, ना डिस्ट्रॉय हो पाता है। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास केमिकल रिएक्शन हो सकता है, यहां भी चार्ज कंजर्व्ड होगा। आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। आपके पास पार्टिकल रिएक्शन हो सकता है, पार्टिकल रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व्ड रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल फिजन फ्यूजन,
पार्टिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स जो आप लोग पढ़ते हैं दैट इज अल्फा डीके एंड बीटा डीके, ये पार्टिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जो क्वेश्चंस बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैट से नहीं बनता, वो पार्टिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है। लेकिन पार्टिकल रिएक्शन के लिए कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, कुछ पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स के चार्ज याद होने चाहिए और आपको स्पिन याद होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। तो देखिए कुछ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के हम पार्टिकल का नेम लेंगे, पार्टिकल, और उसके बाद हम चार्ज लेंगे पार्टिकल का और हम स्पिन लेंगे, और पार्टिकल के साथ साथ मैं यहां पर एंटी पार्टिकल भी लिख दूंगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों को ये सब चीजें याद होंगी। जैसे पहला है इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, इट्स -e। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा दैट स्पिन इज हाफ, प्लस माइनस हाफ नहीं, वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन पॉजिटिव होता है, पार्टिकल का स्पिन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल नहीं है। अगर स्पिन पॉजिटिव है तो पार्टिकल है, स्पिन अगर नेगेटिव हो जाए तो एंटी पार्टिकल है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट आएगा वो आएगा पॉजिट्रॉन। अच्छा, स्पिन के साथ साथ मास भी याद रख लेंगे, कुछ चीजों में मास की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन का मजा तभी है जब आप सारा सिलेबस कंबाइन कर पाए, मैप कर पाए चीजों को। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। स्पिन है हाफ, इसे मैं me कहूंगा। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से, पॉजिट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई पॉजिटिव से। द चार्ज ऑफ द पॉजिट्रॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दिस इज प्लस ई। मास एग्जैक्टली वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, स्पिन माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की प्रॉपर्टी है जब ये कंबाइन करेंगे तो एनिहिलेट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचेगी। पॉजिट्रॉन के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट पार्टिकल आपको आना चाहिए, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और प्रोटॉन का स्पिन होता है +½ प्रोटॉन के बाद आप प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल पढ़ेंगे, वो भी प्रोटॉन ही है। चार्ज प्रोटॉन का रिवर्स हो जाता है, हालांकि प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मास सेम होता है, स्पिन नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद आपको जिन पार्टिकल, जितना मैं लिख रहा हूं ये सब हम यूज कर लेंगे, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है यहाँ जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैट में या पार्टिकल फिजिक्स, दोनों में से किसी एक जगह इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। प्रोटॉन के बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज आपको न्यूट्रिनो पता होने चाहिए। न्यूट्रिनो को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा 0 0 से। न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो को कोई मास नहीं होता, न्यूट्रिनो का स्पिन होता है विच इज +½ न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है जिसे मैं कहता हूं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। न्यू बार 0 0 कर दिया, कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, स्पिन होता है विच इज नेगेटिव। एंटी न्यूट्रिनो के बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल होता है यहां पर दैट इज फोटोन। फोटोन को γ00 से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स मास इज 0, चार्ज 0, स्पिन इज हाफ, +1। फोटोन का स्पिन हाफ होता है। देन यू हैव एंटी फोटोन। एंटी फोटोन को भी γ00 सिर्फ एक स्टार लगा देते हैं, एंटी फोटोन है, चार्ज 0, मास 0, स्पिन -1। तो ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ये 7 8 पार्टिकल्स हैं, मास, चार्ज, स्पिन, ये सब याद होना चाहिए, रिएक्शंस को बैलेंस करने में काम आएगा। इतना लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, फिर देखेंगे कंजर्वेशन पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं।
भाई सब लिख लिया आप लोगों ने? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट वाली। का पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। जैसे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल का नेचर में एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन नहीं है, जैसे प्रोटॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ऐसे ही पॉजिट्रॉन भी एक एंटी पार्टिकल है। सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी होती हैं, सिर्फ एक चार्ज रिवर्स होता है, जिसकी वजह से जब ये दोनों कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो एलिहिनेट कर देते हैं। चलिए ये लिखा आप लोगों ने। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जहां पर आप ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। तो देखिए कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां मास कंजर्व नहीं होगा, आपको शायद एनर्जी कंजर्व होती हुई ना दिखे, लेकिन आपको चार्ज हमेशा कंजर्व दिखेगा। एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करने के बाद एक फोटोन बनाएंगे, एंटी फोटोन बनाएंगे और एक फोटोन बनाएंगे। भाई ये सिंबल मैं लिख चुका हूं, ये एंटी फोटोन का है, ये फोटोन का है। तो अगर मैं आपसे कहूं जरा चेक कीजिए। यस जैनब, आई एम कमिंग टू दोस पॉइंट्स ओनली, है ना, उसी पर आ रहा हूं, उसी पर। ये रिएक्शन वही है, जरा ढंग से देखोगी तो ये वही रिएक्शन। सो एक इलेक्ट्रॉन लिया और आपने एक पॉजिट्रॉन लिया और ये आ गया। अब देखिएगा यहां पर मास अगर आप देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कुछ होगा एम, प्रोटॉन का भी मास कुछ एग्जिस्ट करता है एम, बट जो फोटोन है उन फोटोन का मास कितना हो गया? 0। तो क्या लग रहा है आपको देखकर कि मास कंजर्व्ड है या मास डिस्ट्रॉय हो गया? अगर आप यहां देखेंगे तो मास के साथ क्या हुआ? मास डिस्ट्रॉय हो गया, मास डिस्ट्रॉय हो गया, सर मास कंजर्व नहीं। अगर आप ढंग से एनर्जी कंजर्वेशन देखोगे ना, तो यहां पर कोई एनर्जी नहीं थी यार, दोनों मास रेस्ट में थे। यहां पर कुछ एनर्जी आ गई, फोटोन कैरीज सम एनर्जी, तो यहां एनर्जी भी कंजर्व नहीं, एनर्जी क्रिएट हो गई, एनर्जी क्रिएट हो गई। नाउ लेट्स सी चार्ज कंजर्व रहा या नहीं रहा। चार्ज को देखते हैं ना। पहले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था? -E। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? +E। और फोटोन पे तो चार्ज 0 होता है। देखिए पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज 0, तो चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हेन वी से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखते हैं। समझ में आया जैनब? आप सिर्फ रिएक्टेंट को देख रही थी तो आपको लग रहा था डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम हमेशा ओवरऑल चार्ज देखते हैं, देन दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है ना, तो न चार्ज क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। पहले भी नेट चार्ज 0 था, बाद में भी 0। दैट इज कंजर्वेशन। आप जिस तरह से देख रही हैं वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं है, वो तो सिर्फ आप ये कह रहे हो अच्छा एक तरफ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आप ये भी तो देखो पहले भी तो नेट चार्ज 0 था। So when we say conservation of charge, that means net charge is conserved before and after. So ये दो, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। इस रिएक्शन को पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी ने कहीं इस रिएक्शन को डिस्कस किया है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। मदिया एक बार आप इसे लॉग आउट कर लॉग इन करिए, आई एम श्योर ये कुछ ठीक हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पेयर एनिहिलेशन, कि आपने एनिहिलेट कर दिया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को। एक और काम होता है जिसे हम कहते हैं पेयर क्रिएशन। पेयर क्रिएशन मींस इसका उल्टा भी पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि पॉजिट्रॉन, आई मीन दो फोटोन, व्हेन आई से फोटोन दैट मींस फोटोन और एंटी फोटोन, फोटोन फोटोन नहीं कंबाइन करेंगे, एक पार्टिकल को, एक एंटी पार्टिकल होगा, ये कंबाइन होकर एक
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट कर सकता है। दिस इज नोन एज पेयर क्रिएशन। ये हमेशा पेयर में होगा। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पेयर में ही क्यों होगा। देखो पेयर में इसलिए होगा ताकि स्पिन कंजर्व रहे, स्पिन कंजर्व रहे। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है? -12। पॉजिट्रॉन का स्पिन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का स्पिन इज +12, पॉजिट्रॉन का स्पिन इज -12, एंटीफोटोन का स्पिन इज -1 और यहां +1, तो यहां भी स्पिन 0 आया और यहां भी स्पिन 0 है, सॉरी आई एम सॉरी +1, यहां भी स्पिन 0 आया। पेयर में इसीलिए आ रहा है ताकि स्पिन कंजर्वेशन फॉलो। अगर ये पेयर में नहीं बना तो शायद स्पिन कंजर्वेशन फॉलो नहीं होगा। तो अगर कहीं आता है वाई क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ओनली इन, ताकि स्पिन कंजर्व्ड हो। स्पिन कंजर्व्ड होना बहुत फंडामेंटल है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिन्हें हम कहते हैं, मास, चार्ज एंड स्पिन। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, जिसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने अभी लिखा था, लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन। न चार्ज न मास, सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। सो स्पिन कंजर्वेशन इज वेरी क्रूशियल। एंड स्पिन इज नॉट रोटेशन। स्पिन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कैसे करता है। स्पिन उतनी इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मींस वेरी फंडामेंटल, जिसे आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उतना ही फंडामेंटल है जितना मास फंडामेंटल है। व्हाट इज मास, इसका कोई आंसर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं लिख दूं इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका कोई आंसर नहीं है। व्हाट इज चार्ज, कोई आंसर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं लिख दूं इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम। और एग्जांपल्स देखिए, एक तो ये एग्जांपल था पेयर एनिहिलेशन, पेयर क्रिएशन। अब जरा सा बीटा डीके में आते हैं, जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं आपको बीटा डीके की इक्वेशन दे रहा हूं, आपको इक्वेशन देखकर बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर इसमें कहीं कुछ मिस हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक से मैं आपसे कहता हूं कि एक न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन जो है ये ब्रेक कर जाता है। ये न्यूट्रॉन ब्रेक कर गया, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन में, और मान लीजिए मैंने और कुछ नहीं लिखा है ना, मैं आपसे कहता हूं क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है। अब आप में से कईयों को याद होगी ये इक्वेशन, तो कहेंगे नहीं कुछ मिस हो रहा है इसमें। मैं चाहता हूं आप इस चीज को ना चार्ज कंजर्वेशन और स्पिन कंजर्वेशन से देखना शुरू कर दें। कुछ लोगों को दिख जाएगी कि ओके इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, इसमें एक टर्म मिसिंग है। आपको ये चीज चार्ज कंजर्वेशन और स्पिन कंजर्वेशन से देखना सीखना है। जैसे अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन से देखूं इसे, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, प्रोटॉन पे चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, तो यहां भी चार्ज 0 था, यहां भी चार्ज 0 था, तो स्पिन कंजर्वेशन तो, चार्ज कंजर्वेशन तो कह रहा है कि चार्ज कंजर्व्ड है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ये इक्वेशन सही है तो स्पिन भी कंजर्व्ड रहना चाहिए। स्पिन कंजर्वेशन देखते हैं। भाई न्यूट्रॉन का स्पिन होता है +12, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का स्पिन होता है +12, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है +12। स्पिन कंजर्व नहीं है, साफ दिख रहा है, लेफ्ट में हाफ है, राइट में 1 है। स्पिन कंजर्वेशन इज क्रूशियल। तो यहां क्या होगा, यहां पर एक एंटी न्यूट्रिनो होगा जो मिसिंग पार्टिकल। एंटी न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज कंजर्वेशन में ये नहीं पकड़ा जा रहा था, लेकिन स्पिन होता है। स्पिन कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही आपने इसे लगा, अब आपको दिख रहा है ओके स्पिन भी कंजर्व्ड है, यहां भी हाफ आ रहा है और ये भी कैंसिल कर हाफ बना देगा, अब स्पिन कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसे यूज होता है 12th के सिलेबस में, इवन बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो एंट्रेंसेस तो ऑब्वियस सी चीज है, वहां आ ही सकता है। इसे लिख लीजिए। सो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतना लिख लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। अभी इसमें जितने 12th वाले हैं, आपको इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। अब शायद 50 साल में कभी एक बार होता है कि बोर्ड्स के लिए आपको 2 चांसेस मिल रहा है, लिटरली 2 चांसेस हैं। दिसंबर तक आप लोग तैयार थे कि मार्च में एग्जाम देना है, 3-4 महीने और मिल गए। गोल्डन चांस को यूज कीजिए। चलिए, और जे वालों के तो मजे आए हुए हैं, फेब से लेकर अप्रैल तक देते चले जाओ।
कोई मत छोड़ो, कोई अटेम्प्ट मत छोड़ो। चलिए, ये हो गया। इसको करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बस ये कहता है कि जितना भी चार्ज होगा नेचर में वो ई का मल्टीपल होगा। या तो वो ई होगा, या वो 2e होगा, या वो 3e होगा, या वो 100e होगा। वो 0.5e नहीं हो सकता, वो 1.5e नहीं हो सकता। जितना भी चार्ज आएगा नेचर में वो ई का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। 0.5e नहीं हो सकता, 1.3e नहीं हो सकता। ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस, all observable charges are an integral multiple of E। जितने भी आप चार्ज ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारे चार्जेस E का इंटीग्रल मल्टीपल है। E means 1.6 into 10 raised to the power minus 19। इसे हम ऐसे लिखते हैं Q is equal to N। प्लस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ जो N है, दैट N is an integer, पॉजिटिव इंटीजर। तो N 1 से शुरू होगा। अब इसका रीजन क्यों है, क्यों होता है ऐसा कि चार्ज सिर्फ E के मल्टीपल में आता है? इसका रीजन ये है, जब भी आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज करना है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे, नेगेटिव चार्ज करना है तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। जब भी आप बॉडी को चार्ज करते हैं आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए बाहर निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज करने के लिए बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। ऐसे आप बॉडीज को चार्ज करते हैं। अब दोनों में भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर तो इंटीजर में होगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, दो निकालोगे, तीन निकालोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इंटीजर्स में आप करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन को जब भी ट्रांसफर करेंगे तो आप ट्रांसफर करेंगे उसको हमेशा इंटीजर्स। हमेशा आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को इंटीजर में ट्रांसफर करते हैं। एक ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होगा, 5 ट्रांसफर होंगे, 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो देखिए यहां इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं ना, बहुत टफ न्यूमेरिकल, इस पे कुछ नहीं बन सकता। ये वो चीज है जिसे आगे के न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है। तो ये मैं आपसे नहीं कराऊंगा, मैं खुद करके दिखा देता हूं आपको। जैसे वो आपसे कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो 1 कूलम में, 1 कूलम चार्ज। तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एनी। Q कितना है, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज N। E is 1.6 into 10 raised to the power minus। It's 1 by 1.6 into 10 raised to the power minus 19। So N is 10 raised to the power 19 by 1.6। तो ये मोटा मोटा ना इसको सॉल्व करेंगे तो 6.625 आता है इंटू 10 रेज पावर 18 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम चार्ज के अंदर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी में +1 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम, इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। सो अगर मैं कह रहा हूं +1 कूलम चार्ज है, दैट मीन्स बॉडी have lost 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए। लॉस करने का मतलब है बाहर निकल गए, किसी और में चले गए। अगर बॉडी के पास चार्ज है माइनस का, एक चीज और है, देखिए ये सब चीजें मैं रेगुलर क्लास में जब कराता हूं तो सिखाता हूं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज थ्योरी में सिखाता हूं। लेकिन जाहिर सी बात है यहां पर वक्त कम है, सिखाना आपको सब कुछ है। कुछ चीजें थ्योरी से करेंगे, कुछ चीजें न्यूमेरिकल्स में ही मॉडिफाई करते चले जाएंगे, इसलिए नोट्स ढंग से लीजिएगा।
-1 कूलम का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, तो इसका मतलब यही है कि बॉडी गेन्ड 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स जहां पर लॉस कर दिए, बाहर निकल गए, भाई इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मास निकल गया, मींस मास डिक्रीज हो गया, बॉडी का मास ऑफ बॉडी डिक्रीज हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर मासिव ऑब्जेक्ट्स, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है बट मासिव है, इलेक्ट्रॉन्स ने मास गेन किया है। मास गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है एटम ने, एक एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए। मान लीजिए मैंने दोनों हाथों को रब किया, इस हाथ से इस हाथ में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जहां इलेक्ट्रॉन्स आए वहां मासिव पार्टिकल आया। इलेक्ट्रॉन मासलेस थोड़ी ना है, दे हैव मास, तो मासिव पार्टिकल एंटर कर गया। मासिव पार्टिकल के एंटर करने का मतलब है मास बढ़ जाएगा। इस हाथ का मास बढ़ गया, इस हाथ का मास कम हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा, मास बढ़ गया। अब देखिए इस मास से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वो कहता है कि भाई एक बॉडी है, उस पर चार्ज है, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को, दो बॉडीज है, बॉडी ए है एंड बॉडी बी है, दे आर रब टुगेदर। दोनों को आपने रब कर दिया। ए गेन अ चार्ज ऑफ से -2 कूलम का ए पर चार्ज आ गया। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। चार्ज ऑन बी, आपको चाहिए बी पर चार्ज कितना होगा। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो आपको लिखना होगा, और ये भी आपको लिखना होगा कहां से कहां ट्रांसफर हुए, ए से बी गए, बी से ए गए, कहां गए। और आपको यह भी बताना है कि मास ट्रांसफर हुआ तो कितना हुआ और कहां से कहां हुआ। तो देखिए बड़ी सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? ए और बी दोनों को रब कर दिया। ए को चार्ज मिला -2 कूलम, बी को, भाई ए को अगर -2 कूलम चार्ज मिला तो कंजर्वेशन तो यही कहता है कि भाई बी पर चार्ज +2 होना चाहिए, क्योंकि पहले चार्ज 0 रहा होगा, बाद में जब +2 और -2 होंगे तभी तो न्यूट्रलाइज करेंगे, तो बी पे जो चार्ज होना चाहिए दैट शुड बी +2 कूलम चार्ज। अब अगर +2 कूलम चार्ज आ गया तो आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो नंबर, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड के लिए Q इज इक्वल टू एन ही कर दीजिए। Q कितना आ गया? 2 कूलम। N हमें चाहिए, E कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 ना, सो N मिल गया, इट्स 2 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, तो ये कितना आ गया? 20/16 आ गया है। 20/16 कितना होगा? मैं इस बार ना कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, मेरी कैलकुलेशन खराब हो गई है कैलकुलेटर की वजह से। साथ में करते हैं ऐसे ही, 20/16 हो गया, 5/4 हो गया, 5/4 कितना आ गया? 1.25। हाँ मुझे पता है तुम लोगों की कैलकुलेशन मुझसे अच्छी हो गई है, इतना हो गया 1.25 ना, ओए 1.25 ही तो होगा, 20/16 ना यार। हाँ सही तो कर रहा हूँ, गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, चलो सही है। और यार तुम भी मत करो, कुछ दिनों में तो एग्जाम दे रहे होगे, जरा हिसाब हिसाब सही हो जाएगा तुम्हारे भी। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहां से कहां ट्रांसफर हुए होंगे? देखो जो नेगेटिवली चार्ज हुआ उसने तो गेन किया, जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बी से ए में। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। थर्ड देखिएगा, मास ट्रांसपोर्ट, कितना मास ट्रांसफर हुआ? भाई आप निकाल दो, हर इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको, 9.1 इंटू 10 रेज पर -31, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ? 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31। यार ये कितना हो गया? ऐसे 9 ही कर दूं ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा।
9 5 जा 45, 22, 11.25। वो सही कर रहा हूँ ना मैं, गड़बड़ तो नहीं है? -11 -4। सही सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। सही है, सही है। तो ये मास कहां से कहां ट्रांसफर हुआ? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे। मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम, चलिए लिख लीजिए इसे। आप लोग तो यहां से लिखेंगे ना, यहां से लिख लीजिए। चलिए, सबने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुछ और इसी में क्वेश्चंस करते हैं जहां मोल कॉन्सेप्ट यूज करना हो। क्वांटाइजेशन में ना अक्सर क्वेश्चंस को मोल कॉन्सेप्ट से यूज कर देते हैं। तो कुछ स्टार्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते चले जाएंगे कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या कैलकुलेट करवा सकता है। मान लीजिए उसने आपको एक कॉपर का पीस दिया है, एक कॉपर का कॉइन है ऑफ, मान लीजिए 635 ग्राम का कॉइन है। इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी बट फिर भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मेरे ख्याल से ये भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, हम ये भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इसने अपने 10% इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इट लूज 10% ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, देन कैलकुलेट चार्ज ओवर इट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, और मास जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मास डिक्रीज होगा, मास लॉस्ट भी वो आपसे कह सकता है कि कैलकुलेट। तो ये चीजें आपसे कह रहा है कि इतना आप कैलकुलेट कर कर इसे बता दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए बड़ी सीधी सीधी सी कैलकुलेशंस होंगी।
फॉस्फेट। नंबर ऑफ एटम्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट यूज कर लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। 635 ग्राम है, मोलर मास कॉपर का 63.5 होता है ना, सही याद है मुझे? भैया एक मिनट, जरा किसी बच्चे का पीछे कुछ छूटा हुआ है। हाँ चलिए, ये कंजर्वेशन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। 10 मोल्स है, 10 मोल आपके पास एटम्स है, कॉपर एटम्स है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? कॉपर के हो जाएंगे 10 इंटू 6.023 into 10 raised to the power 23. So that's 6.023 into 10 raised to the power 24 atoms. तो 6.023 into 10 raised to the power 24 atoms होंगे यहाँ। इतने अगर एटम्स हैं तो देखिए सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या पूछता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एटम्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो भाई वन कॉपर एटम, अरे कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 29 होता है। वन कॉपर एटम हैव 29 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 635 ग्राम जो कॉपर है, उस कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 29 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये 10 और 23 24 हो गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज कितना होगा भाई? आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 29 इंटू 6.023 into 10 raised power 24 multiplied by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, इज इक्वल टू प्रोटॉन, इतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। फिर वो आपसे कहता है 10% इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 10% इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करें इसने? 10% इलेक्ट्रॉन्स लॉस करें। तो 10% का मतलब है 10/100 मल्टीप्लाइड बाय इतना 29 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज पावर 24। 29 into 6.023 into 10 raised to the power 24। इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सो ये गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 29 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23। अगर इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो चार्ज कैसा आया? आप क्या सोचोगे, चार्ज कैसा मिला अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है चार्ज कैसा आएगा बॉडी पर, इसको लिख दो जरा सा जल्दी जल्दी। हाँ जी, पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, दैट मींस जो चार्ज होगा दैट चार्ज वुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बॉडी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज है 29 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 90। इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉडी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, मास गेन किया या लूज किया इसने? क्या लगता है, लॉस किया मास या गेन कर लिया? मास लूज कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। भाई ये कुछ लोगों के मुझे बिल्कुल आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दिख रहे हैं। मदीहा आपका कोई आंसर नहीं है, मेघना आंसर नहीं है, अमन अनीस आंसर नहीं है, फौजिया, नबीला कोई आंसर नहीं है, उस्मान। देखिए आपके आंसर्स देने से मेरा कुछ खास फायदा नहीं होता, इनफैक्ट कोई फायदा नहीं होता। बस आपका दिमाग है कि वो एक जगह लगा रहता है, वरना इधर उधर भाग जाता है भाई। दिमाग को एक जगह पकड़ के रखो, उसके लिए जरूरी है कि रिस्पॉन्ड करते रहो, बटन इसीलिए दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इतना आ गया, मास कितना लूज करेगा?
मास लूज करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन का नंबर था उसे इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू एम ई। तो ये आ गया 29 इंटू 6.023 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻23 में से 19 चले गए, कितने बच गए? 4। अरे सॉरी सॉरी, चार्ज थोड़ी ना आएगा, ये है ना n, तो सॉरी आधा ही तो है ना, ये है n, ये है this into 9.1 into 10⁻⁻30। इतने किलो इसने मास लूज कर दिया अगर 10% इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया। तो क्वांटाइजेशन पर यहां तक पहुंचता है। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ क्वांटाइजेशन से क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस मर्ज होके बनते हैं कि क्वांटाइजेशन भी यूज कर लेगा, शायद कूलम्स लॉ भी यूज कर ले। तो आपने जो चार्ज यहां कैलकुलेट किया है क्वांटाइजेशन में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज को वो यूज कर लेगा कूलम्स लॉ के। चलिए इसे लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, 10⁻23 5। हाँ यस 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 यस, थैंक यू, 10⁻23। जी जी मैं भूल गया, सेकेंड पार्ट रिपीट कर दूंगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में तो हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया था ना, सेकेंड पार्ट में कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। हाँ हाँ सादिया, बिल्कुल मैं कुछ नहीं आगे करा रहा वही। तो सेकेंड पार्ट में वो आपसे कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे निकालोगे कि आपने एक कॉपर एटम लिया जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर 29 होता है ना, में इतने एटम्स हैं, इतने एटम्स में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। भाई बताइए अरबाब, यहां तक आया? अरबाब आया इतना? अब इसके बाद देखिए प्रोटॉन कितने होंगे, एग्जैक्टली इतने ही प्रोटॉन्स होंगे, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एग्जैक्टली उतने ही प्रोटॉन्स जाएंगे, कोई प्रोटॉन का नंबर अलग नहीं होने वाला, इतने ही प्रोटॉन्स आएंगे एग्जैक्टली। तो आपने यहाँ प्रोटॉन का नंबर भी लिख दिया। चार्ज कैसे निकालोगे भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, इसे ही से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना आपने चार्ज ले लिया। इसे आपने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, यार मैंने यही कर दिया ना, थर्ड पार्ट इसी में मैंने मिक्स कर दिया। प्रोटॉन का नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कह रहा है 10% इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किए ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका 10% कर दीजिए, सो दैट्स 10/100 इंटू दिस टर्म। तो 29 इंटू दिस, ये इतना आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए। पूछता पॉजिटिव चार्ज कितना है? भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो कॉपर पर है क्योंकि कॉपर लूज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा उस पर इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मास लॉस्ट कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए इसे आप इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना उसने मास लॉस कर दिया। अजय अब आप क्लियर हुआ भी है? अच्छा मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं बस 2 मिनट में फिर आगे स्टार्ट करता हूँ, बस 2 मिनट का मुझे गैप चाहिए, 2 मिनट।
यस। सो मास लॉस आपको पता चल गया कितना मास लॉस होगा। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स है क्वांटाइजेशन के लिए। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है। 1 कूलम चार्ज का मतलब है, मैंने निकाला था शायद कहीं 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक्चुअल में ये जा कैसे रहे होंगे एक एक करके। लेकिन आप किसी भी तरह का काउंटर लगा दे, वो इतना नहीं मेजर कर सकता है कि यार 1 सेकेंड में 10 रेज पावर 18 नहीं काउंट कर सकता है कितने गए होंगे। तो उसको ऐसा लगेगा कि एक एक करके नहीं गया, कॉन्टिन्यूअस चला गया। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज आपको कॉन्टिन्यूअस लगता है, बट एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस है नहीं, इट्स क्वांटाइज्ड। सो आप ऐसे लिख सकते हो, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल charge seems continuous due to large number of electrons. हाँ? बहुत बड़ा नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐसा लगेगा कि चार्ज कॉन्टिन्यूस, बट एक्चुअली दे आर क्वांटाइज्ड। है क्वांटाइज, लगता है कि कॉन्टिन्यूस ही, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो लगता है कि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है चार्जिंग। देखिए चार्जिंग में 3 मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। पहले तो समझ लो चार्जिंग में आप करते क्या। चार्जिंग, अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। अगर आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर फेंक देंगे। अगर आप नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर देंगे। प्रोटॉन्स हम नंबर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं, तो प्रोटॉन्स ना एंटर कर सकते हैं ना बाहर जा सकते। बट यस, इलेक्ट्रॉन्स वीक फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एंटर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी जा सकते हैं। तो चार्जिंग में आप करोगे क्या, चार्जिंग में आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। दैट्स इट। अगर आप बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्जिंग जहां भी आए वहां आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के 3 मेथड्स हो सकते हैं। 3 तरह से आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सके, एक मिनट यार, जगह चाहिए, ऐसे बना कर। इलेक्ट्रॉन्स को आप 3 तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। 3 मेथड्स हैं चार्जिंग के। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है जिस पर न्यूमेरिकल्स बने, बट डिस्कस कर लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में अभी भी डिस्कस करूंगा, बट डिटेल में आप कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग बाय कंडक्शन इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर, जो आपके पास टॉपिक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन को आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन में। मैं थोड़ा थोड़ा सा भी डिस्कस कर सकता हूं, डिटेल आप यहां पढ़ोगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, दो बॉडीज को जब आप रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। जो बॉडी, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है।
where electrons are loosely bounded, loss electrons, electrons are strongly bounded, जहां इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड है जिस बॉडी में, दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे पता चलता है कहां इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड है, कहां इलेक्ट्रॉन्स वीकली बाउंडेड है? वो चीज आपको पता चलती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो सीरीज रटनी पड़ती है कि अच्छा जो सीरीज में पहला एलिमेंट आ रहा है वहां इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, जो बाद में एलिमेंट आ रहा है वहां इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। तो फिजिक्स में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप वो सीरीज रटेंगे, तो सीरीज से क्वेश्चंस नहीं मिलते आप। ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे कह देगा अच्छा कॉपर को आयरन से रब किया था, बता दे रहा कौन सा पॉजिटिव चार्ज कौन सा नेगेटिव चार्ज। वो पूरी पीरियोडिक टेबल को सीरीज में याद रखना होगा कि ऊपर कौन आ रहा था, कॉपर आ रहा था या आयरन आ रहा था। वो बेवकूफी आपसे नहीं करवाएगा। रटी हुई चीजें आती हैं बट इस हद तक नहीं आती कि पूरी पीरियोडिक टेबल रट करा दो। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे वो आपसे कहता है कि भाई वुल है और ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को, या वुल भी छोड़ो, सिल्क क्लोथ ले लेते हैं। ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से आपने रब कर दिया, रबिंग ग्लास रॉड विथ सिल्क। तो भाई सिल्क इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, वुल नीचे आता है, सॉरी ग्लास नीचे आता है, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और भाई जो सिल्क होगा ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे आपको चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिल जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज विच इज ग्लास रॉड, सिल्क क्लोथ इज नेगेटिवली चार्ज। अब मैं आपसे ना एक्सपेक्ट करूंगा, ना एग्जाम में कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसे रट के जाएं। कोई बच्चा कह रहा है कि केमिस्ट्री में होती है ये सीरीज, अब आई एम नॉट श्योर कि केमिस्ट्री में आपने पूरी रटी है या नहीं रटी, लेकिन फिजिक्स में आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए बस कि किसकी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। अब ये भी क्लियर है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका मास कम होगा। जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसका मास बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, डिटेल इसकी मैं कैपेसिटेंस में ही करा पाऊंगा। फिलहाल मैं दो आइडेंटिकल बॉडीज ले रहा हूं। अगर मैं दो आइडेंटिकल बॉडीज लूं और उन्हें कॉन्टैक्ट में रख दूं तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है तो मैं अभी नहीं सिखा सकता पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में शेयरिंग ऑफ कंडक्टर और शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर कर एक टॉपिक होता है, वहां हम डिस्कस करें। तो इसमें आप सिर्फ इतना याद रखिए, when two identical bodies are connected, charge divides। अगर आप दो आइडेंटिकल बॉडीज को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाता है इक्वली, दोनों में इक्वल इक्वल चार्ज चला जाएगा। मान लीजिए दो स्फेयर है ना, इस पे चार्ज था +4 कूलम, इस पर चार्ज था -6 कूलम। आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा भाई, चार्ज बराबर बराबर चला जाएगा। टोटल चार्ज कर दो, 4 - 6 कितना हो गया, -2। तो यहां चार्ज होगा 4 - 6/2 विच इज -1। यहां चार्ज होगा 4 - 6/2 विच इज -1। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। मैं फिर कह रहा हूं, अलग होंगे तो क्या करेंगे वो हम कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, मैं भी नहीं सिखा सकता। तभी तो सिर्फ इतना आएगा कि दो बॉडीज कहेगा भाई एक स्फेयर था उसे दूसरे से कनेक्ट कर दिया, कर दो कनेक्ट, क्या करोगे, टोटल चार्ज निकालो, आधा आधा कर दो, बस ये चार्ज जाएगा आपका कंडक्शन में। चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहां हम कनेक्ट नहीं करेंगे, यहां तो कनेक्ट करा आपने, कनेक्शन है,
इंडक्शन में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। When a charged body is placed near an uncharged conductor, equal and opposite charge induce over it. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज उसमें इंड्यूस हो जाता है जब आप रख दोगे। तो देखो इसमें ऐसा है कि मैंने मान लीजिए एक बॉडी ली, इस पर मैंने +2 कूलम का चार्ज लिया और ये कंडक्टर था, तो होगा क्या, यहां -2 कूलम इंड्यूस होगा और यहां +2 कूलम इंड्यूस होगा, ऐसे चार्ज इंड्यूस हो गया। बट इट शुड बी अ कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि इंडक्शन सिर्फ कंडक्टर में होता है, ये डाइलेक्ट्रिक्स में भी होगा, इंसुलेटिंग में भी होगा, बट इक्वल चार्ज नहीं आएगा। इक्वल तभी आएगा, इसके इक्वल चार्ज, जब ये कंडक्टर होगा। इसे कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज और इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल सिर्फ तब होंगे जब ये कंडक्टर है। इफ इट इज एन इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक, ये चार्ज इक्वल नहीं होते, आपको कुछ और करना पड़ेगा। पोलराइजेशन से पता चलेगा कितना चार्ज यहां इंड्यूस होकर आता है। पढ़ा था हमने पोलराइजेशन के अंदर, आप करेंगे चीजें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि यहाँ चार्ज कितना आ रहा है, बट इक्वल तभी होगा जब ये कंडक्टर है। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैंने डिटेल्स में नहीं ले रहा यहाँ, कुछ टीचर्स लेते होंगे, मैं नहीं लेता। मैं जब पोलराइजेशन कराता हूँ तो मैं इन चीजों को डिटेल में ले लेता हूँ। इसे इतना लिख लीजिए, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे बताइए, फिर हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ चार्जेस में तो इतना ही था। ये ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चंस करा पाऊं, कूलम्स लॉ में आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे करने। यहाँ कुछ ऐसा है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। जब लिख लें आप तो मुझे बताइएगा, और प्लीज लिखिएगा। ऐसे मत करिएगा आप में से कुछ लोग कि लिखा हुआ है मेरे पास, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। जब आप लिखते हैं तो दिमाग में जाता है। अगर सिर्फ सुनाने से हो जाता तो मेरे पास तो स्लाइड्स बनी हुई है पूरे साल की, मैं वही शेयर कर लेता। जी सनाउल, दोनों होंगे। जी जी सनाउल, बिल्कुल सब सब में होगा। चलिए शान, मैं लेक्चर के एंड में ले लेता हूँ, मैं जरा सा कूलम्स लॉ स्टार्ट कर दूं। मैं ले लेता हूँ, मैं आज ये आपका टॉपिक ले लूंगा, गोल्ड लीफ। मैं इन लोगों को न्यूमेरिकल दूंगा, मैं आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बता दूंगा कि क्या होता है। सो नेक्स्ट देखिएगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ देखो सिर्फ ये कहता है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और वो चार्ज बॉडीज है ना, एक आपने लिया +Q1 और आपने लिया एक -Q2, भाई ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट। एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किस फोर्स से रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बस ये कहता है दो चार्जेस है हैविंग अ सेपरेशन आर, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी, मैं एसआई यूनिट में लिख रहा हूँ, सीजीएस में नहीं लिख रहा। फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square. दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर आपने दो चार्जेस ले लिए, उन चार्जेस के बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज।
अब यहां जो आप 1/4 जो आप एप्सिलॉन नॉट ले रहे हो, इसको हम कहते हैं दिस इज एब्सोल्यूट permittivity of free space. This is known as absolute permittivity of free space. तो ये फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इट्स 8.85 into 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ये बेसिकली ये बताता है कि मीडियम दो चार्जेस की फोर्स को कैसे अफेक्ट करेगा। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो मीडियम पर अफेक्ट करती है। आप दो चार्जेस लीजिए, अलग अलग मीडियम में रखते चले जाइए, फोर्स चेंज होती चली जाएगी। तो ये बताता है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे अफेक्ट करेगा वो आपको एप्सिलॉन नॉट बताएगा। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये जो आप रखते हैं दैट इज ओनली फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो होगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 into pi, which is 3.14 into epsilon naught, which is 8.85 into 10 raised to the power minus 12. So this comes out to be 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है which is 9 into 10 raised power 9 Newton meter square per coulomb square. अलग अलग मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी। सो अगर आप एप्सिलॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं वाटर के लिए, वाटर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है के नॉट के सॉरी वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 80 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर लीटर। तो यहां से आप कुछ चीजें डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। भाई वाटर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है, एप्सिलॉन नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। That means electric force between two charges placed in water is less than the same electric force between two charges in air. फ्री स्पेस जब मैं कहता हूं तो इससे मतलब होता है इट्स एयर और वैक्यूम। तो वाटर में फोर्स कम हो जाती है एज कंपेयर टू एयर। अब ये कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म आप डिटेल में पोलराइजेशन में पढ़ते हो, यहां नहीं। सीजीएस में अगर आप देखना चाहते हैं इस फोर्स को, ऑल्दो सीजीएस आपको नहीं पढ़नी यूनिट, पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि सीजीएस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो फोर्स होती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, इट्स जस्ट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस यूनिट में 1 हो जाती है। बट मैं फिर कह रहा हूं बार बार, सीजीएस में सिलेबस नहीं है, एसआई में आपको पूरा सिलेबस करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप कूलम्स लॉ में। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा कूलम्स लॉ के, है ना, छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद। कूलम्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। नॉन पॉइंट चार्जेस के लिए आप कूलम्स लॉ यूज नहीं करते। आप कूलम्स लॉ यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, नॉन पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ हरगिज नहीं आता। दूसरा, अब पॉइंट चार्जेस के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप स्फेयर के लिए यूज कर सकते हैं बस, और उसके अलावा किसी के लिए नहीं। या तो पॉइंट चार्जेस के लिए लोगे या स्फेयर के लिए लोगे। स्फेयर क्यों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ये आपको आंसर गॉस लॉ में मिल जाएगा। दूसरा, स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड होता है। चार्जेस आपके स्टैटिक होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए स्टैटिक चार्जेस के लिए, या एटलीस्ट एक चार्ज रेस्ट में हो। ये तो दोनों चार्ज स्टैटिक हो, दोनों रेस्ट में हो, और एटलीस्ट एक रेस्ट में हो।
कम से कम एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। स्टैटिक चार्जेस ने कम से कम एक चार्ज आपका रेस्ट में हो। और एक काम और, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए एक, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड। सो कूलम्स लॉ यूज करने के लिए तो दोनों चार्ज आपके रेस्ट में रखे हो तो आप बहुत मजे से कूलम्स लॉ यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है, तो एक मूव करे, एक को रेस्ट में रहना है, और मूव भी ऐसा करे कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। मींस एक रेस्ट में, दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहा है, जैसा न्यूक्लियस एटम में होता है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है जैसा एटम में होता है। हाँ खास पर जैसा एटम में होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वहां आप कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर दे, आप कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। एक चीज और है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप यहां से लेकर आते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। और मुसीबत ये होती है कि अगर कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। अगर ये कंजर्वेटिव ना होती फोर्स तो आप बच जाते, ना पोटेंशियल पढ़ना पड़ता ना पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ता। लेकिन ये कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाएंगे। द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये सेंट्रल फोर्स है ना, तो जो आप कैपलर्स लॉ में पढ़ते हैं, कुछ याद है कैपलर्स लॉ, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। ये कैपलर्स लॉ यहां भी वैलिड होगा, कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ यहां भी वैलिड होगा। जहां भी 1/r² फोर्सेस हो जाए, वहां चीजें सेम रहती हैं। यहां भी गॉस लॉ वैलिड होता है। सेम गॉस लॉ में ग्रेविटेशन में भी लिख सकता हूं। गॉस लॉ बिल्कुल सेम गॉस लॉ में ग्रेविटेशन में लिख दूंगा। तो ये कुछ चीजें थी कूलम्स लॉ के लिए, इसे लिख लीजिए। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कूलम्स लॉ के लिए। ये लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल कैस्पर, सारी सेंट्रल फोर्सेस गोज एज 1/r²। चलिए लिख लिया। अच्छा, अब ये कूलम्स लॉ में 1/4, ये तो आप जानते हैं ना, 1/4 πε0 कितनी वैल्यू। सो अगर दो चार्जेस आपके फ्री स्पेस में, लाइक एक चार्ज Q1 है। अच्छा अच्छा, हार्दिक लिख लीजिए। लिखिए 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 लिखिए। चलिए, हर्षित 1/r² टाइप सेंट्रल होती है। यहां जो फोर्स एक्ट करेगी वो सिस्टम के सेंटर टू सेंटर, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसके लॉन्ग एक्ट करती है। सो 1/r², सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगी। अब देखिए, आपने दो चार्जेस लिए, ये चार्जेस आपने रखे फ्री स्पेस में। हाँ, Q1 और Q2 का रखा एट अ सेपरेशन, आप बिल्कुल फ्री स्पेस में आपने चार्जेस रखे हुए।
तो फ्री स्पेस में जो फोर्स होगी वो फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपने अगर इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, फ्री स्पेस के अलावा आपने कोई मीडियम ले लिया, मान लीजिए आपने वाटर ही ले लिया, आपने चार्जेस वाटर में रख दिए, या आपने कहा भाई ग्लास ले लिया, चार्जेस ग्लास में रख दिए, किसी और मीडियम में रख दिया एल्स देन फ्री स्पेस, तो ये जो चार्जेस होंगे Q1, ये होगा Q2, सेपरेशन इज आर। मीडियम में जो फोर्स आएगी दैट फोर्स इज 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q1, इट्स Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स इन मीडियम, दो चार्जेस के बीच में मीडियम में जो फोर्स होगी वो फोर्स है। के जो आ रहा है इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K is known as dielectric constant. K की जो वैल्यू होती है that K is greater than or equal to, अलग अलग मीडियम्स के लिए K की वैल्यूज अलग अलग होंगी। K 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, फ्री स्पेस के लिए 1 होता है। K इनफाइनाइट होता है कंडक्टर के लिए, बाकी सबके लिए ग्रेटर देन 1 है। K 80 होता है वाटर के लिए, 80 पॉइंट समथिंग होता है, तो कहीं 80 मिलेगा कहीं 81 मिलेगा, ये वाटर के लिए होता है के की वैल्यू। एक चीज और याद रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर सेम। रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर सेम। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिल्कुल एक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर सेम। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज है, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के नाउ, कोई फर्क नहीं है दोनों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बिल्कुल एक ही चीज है। एक चीज और याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी लिखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी याद रखिएगा। ये है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनके रेशियो को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इतना लिख लीजिए फिर हम करते हैं, इतना लिख लीजिए। चलिए भी लिख लिया। अच्छा, आज का तो सारा टाइम इसी में निकल गया, मंडे से फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे आगे। अच्छा, शान ने भाई क्लास ओवर है, मंडे हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ अमानत, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5:30 to 7, हाँ। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5:30 to 7, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं, और ट्यूसडे थर्सडे 5:30 to 7 भी मैं क्लास लूंगा, बट ये मैं मैकेनिक्स लूंगा, तो अगर आप में से कोई मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड है तो आ सकता है कोई।